हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन। जब बात होती है नई गाड़ियों, सवारियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की, तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में सबसे पहले मुआयना करेंगे होंडा की नई अमेज की खूबियों और खामियों का, और उसके बाद डिटेल्ड राइड रिव्यू रॉयल एनफील्ड की नई क्लासिक 650 का। तो आज इस वीडियो में फोकस बार रहने वाला है इस होंडा की नई अमेज के खूबियों और खामियों को लेकर। नई होंडा अमेज के अंदर इंटीरियर की अगर बात करें, 360 डिग्री कैमरा भी यहां पर इसमें नहीं दिया गया है। मेरा ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ये है इस होंडा की नई अमेज को लेकर। होंडा जैसे ब्रांड की जब इंडियन कंटेक्स्ट में बात होती है तो तीन चीजें सबसे पहले जहन में आती हैं: प्रोडक्ट क्वालिटी, रिफाइनमेंट और एश्योरेंस। अब इस सब 4 मीटर सेडान सेगमेंट में दबदबा भले ही किसी एक ब्रांड, किसी एक गाड़ी का हो, लेकिन होंडा की जो ये नई अमेज है ये भी कई मायनों में उसको पीछे पछाड़ती है। लेकिन कोई भी ब्रांड किसी प्रोडक्ट को कितना भी परफेक्ट बनाने की कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ खामियां फिर भी ढूंढने वाले उसमें ढूंढ लेते हैं। तो आज इस वीडियो में फोकस बार रहने वाला है इस होंडा की नई अमेज के खूबियों और खामियों को लेकर, प्रोज एंड कॉन्स को लेकर। क्या खूबियां और क्या खामियां इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ ड्राइव हमें इस होंडा की अमेज में देखने को मिलती हैं, उन सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस होंडा अमेज के खूबियों और खामियों की वीडियो की। अब सबसे पहला एलिमेंट जो मेरी खूबियों की लिस्ट में इस नई होंडा अमेज को लेकर आता है वो है इसका एक्सटीरियर डिजाइन। सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन इसके साथ साथ स्पोर्टी एलिमेंट्स भी यहाँ पर इसकी फ्रंट पे देखने को मिलते हैं। एंड ओवरऑल जो डिजाइन दिया गया है, क्रोम की फिनिश दी गई है फ्रंट में, एंड ऑल्सो साइड में देखेंगे डो हैंडल्स में जो क्रोम की फिनिश है। एंड ओवरऑल जो प्रोफाइल है फ्रंट, साइड और रियर का, तो गाड़ी का डिजाइन मुझे देखने में अच्छा लगता है। अब ये पहला एलिमेंट जो है खूबियों की लिस्ट में था। इससे अगला जो एलिमेंट है वो खामियों की लिस्ट में जो पहला एलिमेंट है वो कीमत को लेकर है। और बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि इस सेगमेंट में जो बाकी और गाड़ियां हैं, चाहे डिजायर हो, चाहे टाटा की टिगोर हो या फिर हुंडई ऑरा हो, उन सभी कीमतें इससे आपको कम देखने को मिलने वाली हैं। एंड इसका प्राइस तकरीबन, अगर डिजायर से डायरेक्टली कंपेयर करते हैं तो वहां पे तकरीबन 1 लाख का बेस वेरिएंट में फर्क आता है। हालांकि टॉप वेरिएंट जो है वहां पे डिजायर से वो मैच कर जाती है मैनुअल वेरिएंट की अगर बात करें, लेकिन जो बेस वेरिएंट है वहां पे आपको थोड़ी सी कॉस्टली ये होंडा की अमेज मिलती है। अब अगला एलिमेंट जो मेरी खूबियों की लिस्ट में है इस नई अमेज को लेकर वो है इसका ये 416 लीटर का बूट स्पेस, विच इज गुड एनफ। जो इस सेगमेंट की गाड़ियों में स्पेस वगैरह में देखने को मिलता है उसके हिसाब से 416 इज अ रियली गुड नंबर। एंड अच्छा खासा सामान आप यहाँ पर इसके बूट में रख सकते हैं, तो ये एक एलिमेंट मुझे अच्छा लगा है। इसके अलावा जो एलिमेंट मुझे इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, एक्सटीरियर की बात करें, जो मिसिंग इसमें लगते हैं, जिनमें से कुछ सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में मिलते हैं, जैसे कि आपको सनरूफ इस नई अमेज में नहीं मिलती। हालांकि सनरूफ का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, बट स्टिल एक नॉब बना हुआ है, गाड़ी है तो सनरूफ होनी चाहिए, बट यहां पर आपको वो मिसिंग मिलेगी। इसके अलावा जो है 360 डिग्री कैमरा भी यहां पर इसमें नहीं दिया गया है। तो ये भी फीचर आज के टाइम में एक तरह से बहुत नेसेसरी हो गया है। तो मुझे लगता है ये भी फीचर अगर होता तो मुझे लगता है थोड़ा सा और बेटर पैकेज ये होंडा की अमेज जरूर बन सकती थी। अगले एलिमेंट जो है खूबियों और खामियों को लेकर वो इसके इंजन को लेकर है। इंजन जो इसमें दिया गया है, मेरे पास जो वेरिएंट है, जो वर्जन है वो मैनुअल के साथ, यहाँ पे इसमें जो इंजन दिया गया है वो वाला वेरिएंट मेरे साथ है। एक सीवीटी का ऑप्शन भी आता है, लेकिन इंजन जो है सिटी के हिसाब से काफी रिफाइंड है, स्मूथ है, परफेक्ट। अगर आप सिटी में ट्रैफिक वगैरह में जा रहे हैं, आपका मोस्टली जो कम्यूट है वो सिटी के हिसाब से है, तो ये इंजन आपको वहां पर अपसेट या निराश नहीं करेगा। लेकिन अगर आप हाईवे वाला एस्पेक्ट ज्यादा अपने दिमाग में रखकर ये गाड़ी ले रहे हैं तो वहां पर आपको वो पंच या किक या आपको वो रफ्तार वाला मामला इस इंजन से नहीं निकलता हुआ दिखाई देगा। एंड ऑल्सो मैनुअल के साथ भी बहुत ज़्यादा फन वाला एलिमेंट यहाँ पर इसके इंजन से निकलता हुआ नहीं दिखाई देता है। हालांकि सीवीटी अगर आप ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको वो पावर जो है, वो आपको जो ताकत हाईवे के हिसाब से चाहिए
होती है वो थोड़ी बहुत आपको कमी जरूर इस गाड़ी के इस इंजन में देखने को मिलने वाली है। अब अगली खूबी इस नई होंडा में इसके अंदर इंटीरियर की अगर बात करें तो वो है इसके कंफर्ट और स्पेस को लेकर। सीट्स की जो कुशनिंग है, पैडिंग है, काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है। सेकंड रो, फर्स्ट रो में दोनों ड्राइवर पैसेंजर सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं थ्रू आउट, एंड बोल्स्टरिंग भी काफ़ी अच्छी आपको फ्रंट सीट्स में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी काफ़ी अच्छे से, स्पेशली फॉर सिटी पर्पसेस, अच्छे से ट्यून करा गया है। जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो भी काफ़ी अच्छी है, चाहे स्पीड ब्रेकर्स हो, पॉट होल्स आते हैं, बड़े गड्ढे वगैरह आते हैं तो वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन जो पावर है वो भी अच्छी वहाँ पर सस्पेंशन में देखने को मिलती है। खामी जो लगती है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट की, अगर स्पेशली रियर सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और फीचर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी होंडा में कुछ फीचर्स को लेकर अपने कंपटीशन से काफ़ी आगे है। स्पेशली अगर ADAS की बात करें तो वो आपको होंडा इस नई अमेज में ऑफर कर रही है। तो ये एडवांटेज इस अमेज के पास है अगर कंपटीशन को सामने रखते हैं। तो इसके अलावा इसमें आपको फीचर्स की बात करें, सेफ्टी फीचर्स की 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, हिल असिस्ट वगैरह जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन कुछ फीचर्स जो है एक्सटीरियर में मैंने आपको बताए जहां पर कमी थोड़ी मेरे को मिली है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपको इन टर्म्स ऑफ फीचर इसमें मिसिंग देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी एक मिसिंग एलिमेंट यहाँ पर मुझे इसमें देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें जो है अच्छी हैं, बट ओवरऑल अगर बात करूँ कैबिन फील की, डिसेंट है। प्लास्टिक क्वालिटी जो है मुझे लगता है ये भी थोड़ी बेहतर होती है तो थोड़ा सा प्रीमियम फील आता है। हालांकि थोड़े बहुत टच देने की कोशिश प्रीमियम वाले होंडा ने की है। यहाँ पे आपको देखेंगे बेज स्टोन दिया है, हालांकि ये प्लास्टिक ही है, लेकिन थोड़ी बेटर क्वालिटी अगर ऊपर के प्लास्टिक की बात करें या डोर्स के प्लास्टिक की बात करें तो थोड़ा बहुत एलिमेंट ठीक ठाक है। लेकिन ओवरऑल जो है प्लास्टिक की क्वालिटी जो है आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज या थोड़ी सी कमतर आपको देखने को जरूर मिलने वाली है। सो ये कुछ मोटे मोटे एलिमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ खूबियां एंड खामियां, प्रोज एंड कॉन्स इस नई होंडा अमेज को लेकर, जो हमें कुछ दिनों के ड्राइव एक्सपीरियंस के बाद इसमें देखने को मिली हैं। टाइम ड्राइव शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार मिलवाएंगे आपको रॉयल एनफील्ड की नई क्लासिक 650 से और जानेंगे क्या है खास इस नई 650 क्लासिक में। नाइनटीन 1948 की रॉयल एनफील्ड G2 350 बुलेट से इंस्पिरेशन ली गई न्यू क्लासिक 350 की 2009 में पहली बार क्लासिक को 2 इंजन ऑप्शंस 350 और 500 सीसी में लॉन्च किया गया। अब इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था इस मोटरसाइकिल को ठीक इसके इंस्पिरेशन G2 350 बुलेट जैसा ही दिखाना। अब डिजाइन इंजीनियर्स ने इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न पार्ट्स को काफी हद तक हाइड किया और जो पार्ट्स जैसे भी G2 350 में एक्सपोज थे और वैसे ही उनको एक्सपोज किया गया और इसके कलर्स और इसके एस्थेटिक्स को बिल्कुल वैसे ही मेंटेन किया गया। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी क्लासिक नाम के पीछे। नाउ कंपनी ने 2025 में इसके अंदर 650 सीसी के इंजन को भी लॉन्च किया। अब इस बाइक के थोड़े से डायमेंशंस चेंज हो गए, इसका वेट बढ़ गया, लेकिन इसके अंदर रेट्रो डिजाइन और विंटेज स्टाइल को सेम वैसा पहले जैसा ही मेंटेन रखा गया। स्वागत है आपका टाइम सेव की एक और वीडियो में। मैं हूं आयुष और अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि क्या क्या आपको इसके अंदर ऑफर किया जाता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि इसका लुक का जो क्लासिक चार्म है वो अभी भी बरकरार रखा गया है। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करने से पहले इसके कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप कलर देख रहे हैं ये ब्लैक क्रोम है और इसका प्राइस आपको 3.50 लाख रुपीज़ मिलने वाला है। अब अगर प्राइसेस के बारे में स्टार्ट कर दिया है तो 3.37 लाख रुपीज़ से ये मोटरसाइकिल एक शोरूम स्टार्ट होती है और 3.50 लाख रुपीज़ तक जाती है। अगर आपको ज़्यादा क्रोम वगैरह नहीं पसंद तो आप इसके अदर 3 कलर्स भी देख सकते हैं और उसके अंदर आपको कलर का तो चेंज मिलेगा ही, ज़्यादा क्रोम उसके अंदर नहीं मिलेगा और साथ ही उसके जो फॉन्ट है यहाँ पर ये फॉन्ट में भी आपको उसके डिफरेंस जो है मिलने वाला है। एंड उसके साथ ही फिर अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो एलईडी इसके अंदर जो हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं एंड साथ ही यहाँ पर आपको हैलोजन इसके अंदर टर्न इंडिकेटर दिखाई देते हैं। फ्रंट में इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि आपको एडजस्टेबल इसके अंदर नहीं मिलता है। एडजस्टेबल मतलब इसके अंदर ना ही तो फ्रंट सस्पेंशन आपको मिलने वाले हैं ना ही आपको रियर वाले मिलने वाले हैं। फ्रंट सस्पेंशन का ट्रैवल आपको 120 mm का मिलने वाला है, वहीं रियर का आपको 90 mm का दिखाई देने वाला है।
यहाँ पर फ्रंट में जो इसके अंदर टायर्स मिलते हैं वो 19 इंचेस के मिलते हैं, जो कि 100 सेक्शन का इसका फ्रंट टायर मिलता है और वो स्पोक व्हील के साथ आपको नजर आने वाले हैं। 320 mm का इसका फ्रंट डिस्क मिलता है, जो कि ड्यूल चैनल ABS के साथ आपको ये दिखाई देने वाला है इसका ब्रेकिंग सिस्टम बेसिकली। एंड यहाँ पर जो इसका मडगार्ड देखते हैं पूरा मेटल का दिखाई देता है, जो कि क्रोम वाला आपको इस वाले वेरिएंट में जो है दिखाई देने वाला है। फिर इसका साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको इंजन इसका जो है क्रोम वाले पार्ट में दिखाई देता है, सिल्वर दिखाई देता है। यहाँ पर आप साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको मेन स्टैंड भी मिल जाता है और साथ ही साथ साइड स्टैंड भी इसके अंदर दिखाई देता है। यहाँ पर साइड में देखते हैं तो आपको ट्विन एग्जॉस्ट मिल जाते हैं और इसके रियर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो आपको ट्विन शॉक मिलने वाले हैं। वहीं इसके रियर टायर साइज के बारे में बात करें तो आपको 18 इंचेस का मिल जाता है, जो कि 140 सेक्शन का मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइड आपको दिखाई जो है देने वाला है। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जैसा मैंने बताया इसके अंदर ड्यूल चैनल ABS मिलता है, तो वो आपको रियर में भी काम करता हुआ नजर आने वाला है। आपको यहाँ पर इसके अंदर LED टेल लैंप मिलते हैं और हैलोजन इसके अंदर टर्न इंडिकेटर जो है आपको दिखाई देने वाले हैं। ड्यूल सीट का ऑप्शन है, इफ़ यू वांट टू पुट द अनदर सीट फॉर द पिलियन देन यू कैन पुट, अदरवाइज ये मोटरसाइकिल आपको ऐसी ही मिलने वाली है। अगर आप सिंगल ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो आप ऐसे ही चलाइए, अदरवाइज एक और सीट आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे रिमूव करना और लगाना काफ़ी आसान है, ऐसा रॉयल एनफील्ड कहता है। हमें वो एक्सपीरियंस करने का भी मौका जो है नहीं मिला है। अब बात करते हैं इसके हैंडल बार वगैरह के बारे में कि क्या क्या आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं तो इसके अंदर आपको एनालॉग और डिजिटल मीटर मिलता है। डिजिटल जो डिस्प्ले है वो आपको काफ़ी ज़्यादा छोटी मिलने वाली है एंड साथ ही यहाँ पर एक ट्रिपर मिलता है। जब भी आप एक इस बाइक को खरीदेंगे, आप रॉयल एनफील्ड के ऐप से कनेक्ट करेंगे तो आप इसके अंदर टर्न बाई टर्न नेविगेशन का लुत्फ उठा सकते हैं। अभी तो मैं जो इसमें देख रहा हूँ सिर्फ इसके अंदर मैं सिर्फ टाइम ही देख पा रहा हूँ। हैंडल बार को काफ़ी अच्छे से इन्होंने मैनेज किया है कि काफ़ी ज़्यादा वाइड ये फील नहीं होता है। जब आप इसके ऊपर बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा वियर्ड फील होगा क्योंकि ये हल्का सा अंदर की तरफ बैंड है, लेकिन जब इसे चलाना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है। उसके बारे में बात करेंगे जब हम इसको चलाना स्टार्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके मिरर्स के बारे में। तो यहाँ पर इसके मिरर्स देखेंगे तो जिस हिसाब से बड़ी बाइक है, बड़ी फील भी होती है, इसका व्हील बेस भी ज़्यादा है, इसका वेट भी ज़्यादा है एंड तो वो आपको यहाँ पर इसके मिरर्स थोड़े से छोटे जो है दिखाई देंगे। वैसे काम ही अपना बखूबी करते हैं, लेकिन अगर थोड़े से और बड़े होते वो ज़्यादा इसके अंदर अच्छा होता। लेकिन इसके मैं कह सकता हूँ कि हैंडल बार को इन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अगर आप किसी ट्रैफिक में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई इशू किस तरह का नहीं आने वाला है। साथ ही यहाँ पर इसके जो लीवर्स देखते हैं आप, वो भी इसके अंदर आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, चाहे तो क्लच लीवर के बारे में बात करें, चाहे तो ब्रेक लीवर के बारे में इसमें बात करें। एंड उसके साथ ही फिर यहाँ पर आपको एक USB Type-C सॉकेट भी मिल जाता है। आप ऑन द गो अपना फ़ोन वगैरह भी इसके अंदर ईजिली चार्ज कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो बटन्स दे रखे हैं वो इतने खास कुछ अलग नहीं है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। बस यहाँ पर एक बटन है जिससे आप इसकी MID में ट्रिप मीटर वगैरह को एडजस्ट जो है कर सकते हैं। एंड फिर इसकी अगर सीट हाइट के बारे में बात करें तो सीट हाइट इसके अंदर आपको 800 mm की मिल जाती है। अभी डबल स्टैंड पे है, मैं इसको जो है एक बार उतारता हूँ तो मेरे लिए कुछ इस तरह की फ़ील होती है। मेरे लिए परफेक्टली इस पे जो है पैर आ जाते हैं। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं मेरी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है। बाकी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो वो आपको इसके अंदर 154 mm की मिलने वाली है। अगर इसको कंपेयर करें हम क्लासिक 350 से तो उससे भी कम ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस मोटरसाइकिल में जो है दिखाई देने वाली है। सो ओवरऑल ये सारी बातें हुई इस मोटरसाइकिल के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में। एंड एक चीज़ और मेंशन मैं जो करना भूल गया वो है इसका फ्यूल टैंक। 14.8 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर आपको ऑफर किया जाता है। और इसके अंदर एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी जब मैंने इसके अंदर फ्यूल डलवाया कि अभी ये बाइक नियर बाई 700 या 800 किलोमीटर्स के आसपास चली है, ज़्यादा नहीं चली है। एंड अभी से इसका जो फ्यूल टैंक का ये जो ढक्कन है आप देख सकते हैं अभी से ही ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। आई डोंट नो कि ये इसी यूनिट के साथ है या फिर ये इस बाइक के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो जब भी आप लें तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखें। एंड ये सारी बातें हुई इस ओवरऑल मोटरसाइकिल के बारे में, क्या क्या इसके अंदर ऑफर किया जाता है। चलिए अब चलते हैं राइड पे और बात करते हैं इसकी राइड के बारे में कि चलने में कैसी फील होती है, कंफर्टेबल है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Now let's talk about the riding of this big giant motorcycle। जब मैंने इसको चलाना स्टार्ट किया, जब इसके ऊपर बैठा तो इसकी जो राइडिंग पोजीशन है
वो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग फील हुई। मैं इसको जब चलाना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि बस मैं और लंबा चलाता जाऊँ, चलाता जाऊँ, चलाता जाऊँ। ऐसा हाल ही में मैंने इसकी सिबलिंग बेयर 650 को भी चलाया था, वहाँ पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। इन दोनों में ही आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है मिलने वाला है। जैसे ही मैंने उसको चलाना स्टार्ट किया था तो मेरा पहला इंप्रेशन ऐसा था कि मेरे पाम्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया था, लेकिन इस केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा बस इसको चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ, मतलब बिल्कुल भी किस तरह का कोई भी जो है मेरे को फील इसके अंदर थकावट बिल्कुल इसके अंदर जो है फील नहीं हुई। फिर इसके इंजन के बारे में बात करें तो इसके आरपीएम्स को जैसे ही आप ऊपर लेके जाते हैं, चाहे तो वो कोई से भी गियर में आप लेके जाए, तो आपको इसके अंदर वाइब्रेशंस फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। वाइब्रेशन सबसे पहले आती हैं आपकी सीट के नीचे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर देती है। उसके बाद आती है वो फुट पैड्स पे, जो कि एविडेंट है काफ़ी अच्छे से फील होती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो आपके हैंडल बार तक ईजिली नहीं पहुँचती हैं। 6th गियर में 100 की स्पीड से जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको फील होंगी, या फिर आप कोई से भी गियर को ज़्यादा आरपीएम तक रैप करेंगे तो आपको वो फील जो है इस मोटरसाइकिल के अंदर होने वाली है। इसकी टॉप स्पीड अचीव करने का तो मेरे को मौका नहीं मिला, लेकिन 120 के आसपास ये मोटरसाइकिल इजीली चली जाती है। 80-90 तो कम में चली जाती है, वो पता भी इसके अंदर हाईवे पे नहीं चलता है। बाकी चलाते वक्त इसके जो बटन्स हैं वो सारे अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन हैं, आपको उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब आप चला रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं, वहाँ पर किसी तरह की समस्या नहीं आएगी कि आपको कोई बटन की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है। फिर अगर इसके ब्रेक्स के बारे में बात करें तो ब्रेक्स इसके अंदर आपको ड्यूल चैनल एबीएस मिलते हैं, जो कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, इतना भारी वेट कंट्रोल करने के लिए सक्षम है। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प वो मेरे को इसके अंदर जो है फील हुए। सस्पेंशंस के बारे में बात करें, सस्पेंशंस भी इसके अंदर मैंने ज़्यादा इसे ऑफ रोड पर तो नहीं चलाया, लेकिन जितना भी हाईवेज़ पे चलाया या फिर जितना भी सड़कों पे चलाया उस हिसाब से मेरे को इसके सस्पेंशन फॉर्म फील हुए। कोई ज़्यादा परेशानी मेरे को उसको लेकर जो है नहीं हुई। अब इसके अगर इंजन के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 648 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 46 हॉर्स पावर के आसपास जनरेट करता है और 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क वो जनरेट करता है। वहीं इसके ट्रांसमिशन की बारे में बात करें तो ट्रांसमिशन में भी मेरे को किसी तरह का इशू इसके अंदर नहीं आया। इसके अंदर 6 गियर ट्रांसमिशन आपको मिलता है, जो कि शिफ्टिंग के बारे में बात करें, मैंने इसे जितना भी चलाया वहाँ पर मुझे इसकी शिफ्टिंग में किसी तरह का इशू नहीं आया। कोई भी गियर ऐसा नहीं हुआ कि कोई गियर अटक रहा है या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर किसी भी तरह का इशू मेरे को इसकी ट्रांसमिशन के साथ भी नहीं आया। जैसे कि रॉयल एनफील्ड कहता है कि ये इसकी हैवीएस्ट मोटरसाइकिल है, तो वहाँ पर 243 किलो की ये मोटरसाइकिल है। 90% फ्यूल अगर आपके फ्यूल टैंक में होता है तो। अब इसके अंदर जब भी मैं चला रहा था तो मेरे को फुट पैक्स ये कई बार मेरे पैरों में अड़ रहे थे, और तो मुझे इसकी वजह से और ज़्यादा अपने पैरों को ब्रॉड करना पड़ रहा था। उस केस में ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी शायद ये हो सकती है, आप उस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। बाकी इस प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो ये एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, किसी को होगी किसी को नहीं होगी। और फिर इसके इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये हीट काफ़ी ज़्यादा एमिट करता हुआ आपको फील होने वाला है। जैसे कि आप लोकल में चला रहे हैं, गलती से आपने शॉर्ट्स पहन के इसको चलाना स्टार्ट कर दिए तो डेफिनेटली आपके पैर जो है जल सकते हैं ईजिली। तो आप इसको राइडिंग गियर्स पहन के या फिर कोई मोटी जीन्स पहन के ही चलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब आपको इसमें हीट जो है फील नहीं होगी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा हीट जो है एमिट करता है। और यहाँ पर दो इसके अंदर एग्जॉस्ट पाइप्स हैं, तो एग्जॉस्ट पाइप भी आपको जो है बर्न कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों ही एग्जॉस्ट पाइप यहाँ पर दे रखे हैं, दोनों सिल्वर कलर के हैं, और इसके ऊपर कोई भी मटेरियल ईजिली चिपक सकता है और ईजिली आपको जो है हार्म कर सकता है, तो उस चीज़ का प्लीज़ आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल वर्डिक्ट। और कहना होगा कि 650 सीसी की बाइक ने अपनी रोड प्रेजेंस और एक लिमिटेड आरपीएम में राइडिंग के एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। इसका पावर डिलीवरी इंस्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ आपको फील होता है, जो कि एक स्मूथ और कंट्रोल्ड राइड देता है। इस बाइक की सबसे खास बात है इसके रेट्रो लुक, जो आज भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। हालांकि इस क्लासिक अपील को बनाए रखने के चलते इसमें कुछ मॉडर्न फीचर्स जैसे फुल्ली डिजिटल मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और गूगल मैप्स जैसी सुविधाएं आपको नहीं मिलती हैं। साथ ही ये बाइक थोड़ी भारी है, और जब आप इसे पार्क करेंगे या फिर किसी तकनीकी खराबी के चलते आपको इसको बाय एनी चांस ड्रैग करना पड़ा या खींचना पड़ा थोड़ा सा, तो उस केस में इसका वेट आपको डेफिनेटली फील होने वाला है। फिर भी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 650 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो अपने पुराने ज़माने की खूबसूरती को एक मॉडर्न डे रिलायबिलिटी के साथ बखूबी जोड़ती है। यह उन राइडर्स के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस है जो एक रेट्रो स्टाइलिंग को पसंद करते हैं। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के
सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट while ड्राइविंग, ऑलवेज वियर हेलमेट while राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड to 18 Hours Pradesh.